हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों का एक बार फिर से एजुकेशनल ट्रैक में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं NCERT क्लास 6 का साइंस, जिसमें आज का हमारा तीसरा चैप्टर है और ये है तंतु से वस्त्र तक। यानी वस्त्र जो है हम लोग पहनते हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो वस्त्र होता है वो धागों से बना हुआ है और धागे किससे बने होते हैं? तंतु से बने होते हैं। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के तंतु देखेंगे और वस्त्र देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों के सामने दो बच्चे होते हैं और वह दोनों विद्यालय में पुरस्कार प्राप्त करते हैं और उस पैसे से जा कर के कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। तो उन्हीं की एक कहानी है, वहीं से बच्चे सीखते हैं कि कपड़े में किस प्रकार से कौन कौन से धागे लगे हुए हैं। तो पहेली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता और वह दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वह कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए कि कौन सी वस्त्र किस प्रकार से है। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट हैं। संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम। उसके पास ऊनी मफलर भी है, साल भी थे। तो दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बोझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। उसके बाद में देखिएगा, ये दुकान है आप लोगों के सामने। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के प्रारंभ के पश्चात पहेली और बोझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट पर जो बिस्तर पर बिछने की चादर होती है वो किस चीज़ की बनी हुई है, इसको भी उन लोगों ने देखा। और कंबल देखा, पर्दे देखा, मेज पोश देखा, तौलिए भी देखे और झाड़न जिसको हम डस्टर कहते हैं उनको भी देखा। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके पास उनके अपने बस्ते और बोरे भी जो हैं वो किसी प्रकार के वस्त्र से ही बने हुए हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इस वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? अगर पहचान कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। अगला है पॉइंट जो है वस्त्रों में विविधता। जो वस्त्र हमारे हैं विभिन्न प्रकार के हैं और इसमें बड़ी विविधता होती है। तो क्रियाकलाप एक देखेंगे। आपने अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। यानी दर्जी के पास जाइए और सिलाई के बाद जो उनका कपड़ा बच जाता है कतरन के रूप में, उसको एकत्रित कर लीजिए और कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए और आप देखिए। और दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, कुछ पर रेशमी, कुछ पर ऊनी और कुछ पर संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा होता है और टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। उसके बाद क्रियाकलाप 2 देखते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में क्या है कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला कपड़ा या तागा आपसे नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको ना दिखाई दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तो आइए देखते हैं तागे किससे बनते हैं। तंतु से बनते हैं, जिसका आप लोगों का ये पाठ जो है वो लिखा भी है, तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु जो है ये देखिए कैसे बना हुआ है। तो क्रियाकलाप 3 में देखेंगे कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए
और इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। जैसे देखिए, ये एक अंगूठे से दबा रखा है और दूसरे से उसको जो है खरोच रहे हैं, तो इसमें कई लड़ियां निकल रही हैं। यह आपका क्रियाकलाप है। इसमें देखिए, जब इसमें लपेटा गया, ये लपेटा हुआ धागा रहता है, जिसको खरोच दिया जाता है, धागे के पतले तंतु में विखंडित करना, ये आपका विखंडित। देखिए कितने स्रोतों में, कई स्रोत में अलग है। देखिएगा, ये यही है तंतु, ये है धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आइए इधर देखते हैं। उसके बाद में सुई में, अच्छा आप लोग घरों में सुई में धागे अगर डालते होंगे तो जो लड़ियाँ होती हैं कई भागों में अलग हो जाती हैं। इससे जो है सुई में धागे डालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसे ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतले लड़ियों में पृथक हो जाता है, तो ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक में गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो इस बात से क्लियर हो गया आपको कि तंतु किसे कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, आइए देखते हैं। तंतु हमें जो मिलते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो कुछ वस्त्रों जैसे जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जो पटसन नाम है जूट का, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जो है वो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं, जबकि जो ये ऊन वगैरह हैं ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकन से खींचा जाता है। जो रेशमी तंतु होते हैं और रेशम कीट कोकन से खींच करके बनाया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन तथा एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, ये आप लोगों के सामने एक वस्त्र बना है। इस वस्त्र को देखिए। बोझों ने यह दिखाई गई कुछ वस्त्रों को संग्रहालयों में देखा और इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो देखिए, इन वस्त्र को देख करके ये जानना चाहता है कि किस प्रकार के तंतु से बने हैं। कुछ पादप तंतु हैं। देखिए, कुछ पादप तंतु जैसे रुई भी एक तंतु है। तो क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? जैसे हम लोगों के घरों में दीपक जलाने के लिए जो है वो रुई की बत्तियां बनाई जाती हैं, ये भी एक पादप तंतु से बनाई गई है। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। यानी जो रुई है वो बातियाँ बनाने में प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद में गद्दों और तकियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा
काली तथा जलवायु उष्ण होती हैं। यानी यहाँ से हम एक जानकारी मिली कि ये हमें जो कपास होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ की मृदा काली होती है और जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा जब कपास तंतुओं से ढके बिनैले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों से यानी इतना श्वेत हो जाता है कि मानो इस पर हिम ढक लिया हो। आप लोगों के सामने ये जो है कपास की खेती आप लोगों के सामने दिख रही है। देखिए ये कपास की खेती है, जैसे लग रहा है इनमें क्या लगा हुआ है, बर्फ़ के टुकड़े इस पर ढके हुए हैं। आगे देखते हैं, ये कपास पादप के खेत हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। यानी कपास को अलग करना क्या होता है, कपास ओटन कहलाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए ये आपके सामने कपास ओटने का कार्य हो रहा है। ये कपास है और कपास को कैसे अलग किया जा रहा है, ये कपास ओटन का कार्य है। आगे देखते हैं जूट, जो जिसको हम लोग पटसन कहते हैं। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तंतुओं को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। इन्हें हाथों से हम लोग पृथक कर लेते हैं। ये पटसन का पादप है, यानी पटसन का कोई एक पौधा है और ये जब तैयार हो जाता है इसको जल में भिगो करके हाथों से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार आगे देखिएगा, ये देखिए ये रुई से धागा बनाना, इसी प्रकार से हम रुई से धागे बनाते हैं। रुई को लपेट करके और इसको हम धागे में परिवर्तित कर देते हैं। आगे है सूती तागे की कताई कैसे की जाती है। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 4 में देखेंगे। क्रियाकलाप 4 में एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप चेक करिए एक बार रुई लेकर के और उसको बाहर की तरफ खींचते हुए देखिए। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो आप लोगों को पता हुआ कि धागा कैसे बनाया जाता है। आइए कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बने वस्त्रों, यानी जिसको खादी वस्त्र कहते हैं, को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक
क्या चलाया था, एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग कहते हैं। ये भैया आप लोगों के सामने चरखा है, इस चरखे को देखिए, गांधी जी के ज़माने में ये सब चलते थे। आगे देखिए, बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं जो तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख हैं, एक विधि है बुनाई और दूसरी है बंधाई। तो पहले हम लोग बुनाई देखेंगे, उसके बाद बंधाई देखेंगे। तो बुनाई जो है उसमें क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों की 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं, जो क्रियाकलाप 5 में देखेंगे। क्रियाकलाप 5 में देखिए, विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब दोनों शीटों को आधा मोड़िए और एक शीट पर दिखाए गए चित्र के अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर एक चित्र यहाँ पर अभी आपको दिखा रहे हैं 3.12 बी में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए और दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं की अनुदिश काटिए। फिर शीटों को मोड़ो और मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टी को एक एक करके दूसरे शीट के कटाओं में दिखाए गए अनुसार बुनिए और पट्टियों में बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। देखिए आप लोगों के सामने ये जो है आपकी जो चित्र में बना हुआ था, इसको देखिए, ये चित्र है। ये 2 आपके शीट हैं और दोनों काट करके कागज़ की पट्टियों से बुनाई की गई है। आगे देखते हैं। तो भैया इस ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। जो करघे होते हैं ये हथकरघा है भैया, इसको देख लीजिए आप लोग, कोई बुनाई की जा रही है इस हथकरघे के द्वारा। नेक्स्ट है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। जो स्वेटर हम लोग पहनते हैं वो घर पर भी महिलाएं जो हैं वो बुना करती हैं, आप लोग देखे होंगे। इनकी बुनाई निटिंग जिसको कहते हैं में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा? अगर देखा है तो आपने क्या देखा होगा कि जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र जो है वो उड़ता जाता रहता है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने वाले वस्त्रों को भी आप लोग इसी प्रकार देख सकते हैं। जैसे ये आप लोगों के सामने स्वेटर बुना जा रहा है, उसके बाद में स्वेटर बुनना आप लोग तो देखे होंगे। वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्तुओं से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। आगे देखते हैं। एक ये पहेली है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पॉइंट है कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग क्या करते थे?
वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा तंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर टहनियाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा। लताओं तंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। और पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन में मिस्र आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वह शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे और सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पगड़ियाँ बनाई जाती है, धोतियाँ हैं, साड़ियाँ हैं, ये सब बिना सिले ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक इसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं वस्त्र। देखिए पहले जो है वो कपास गोलक है, उसको ओटते हैं तो रेशा बनता है और रेशे को ओट करके रेशे से कताई करते हैं और कताई के बाद तागे बनते हैं। तागे से बुनाई या बंधाई के माध्यम से हम लोग वस्त्र बनाते हैं। तो इस लेसन में इतना ही, अगले अध्याय में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।